ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है महात्मा ज्योतिराव फुले के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रित रूपक क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले। आलेख डॉक्टर गोरख थोराट। प्रस्तुतकर्ता जगदीश राव। बड़ा ही नेक देता जो सबको उजाला एक, चांद भी होते नहीं अनेक, मेघ का जल भी सबको एक, क्यों न सब मानव हो सब एक, जी जी जी, क्यों न सब मानव हो सब एक, जी जी जी, क्यों न सब मानव हो सब एक, जी 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 जी। वो भारतीय नवजागरण का दौर था। तब कथित उच्चवर्णियों द्वारा शोषित समाज को इस शोषण से आजादी दिलाने के लिए महाराष्ट्र के एक महात्मा पुरोधा बनकर सामने आए। इस महात्मा ने अज्ञान के घोर अंधेरे में भटकते दलितों, स्त्रियों और वंचितों को न केवल शिक्षा का मार्ग दिखाया, बल्कि वर्ण व्यवस्था और गरीबी की चौखट में कैद जानवरों से भी गई गुजरी हालत में जी रहे दलितों का उद्धार किया। इस महापुरुष का नाम था क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले यानी स्त्री जाति के उद्धारक, दलितों के मसीहा, स्त्रियों और दलितों के लिए शिक्षा के महर्षि, किसानों और मजदूरों के हिमायती और महाराष्ट्र में नवचेतना के अग्रदूत। अप्रैल 1827 को पुणे में जन्मे ज्योतिराव फुले बचपन से ही स्वभाव से निर्भीक, धुन के पक्के, विवेकवादी और विज्ञानवादी सोच के धनी थे। पुणे उस दौर में परंपरावादी लोगों का शहर था। इस दौर के संबंध में लातूर के वरिष्ठ आलोचक सूर्य नारायण रणसुभे कहते हैं, उनके सम्मुख संपूर्ण समाज था। ऐसा समाज जो विषम और श्रेणीबद्ध था, कर्मकांड और अंधश्रद्धा पर खड़ा था और जाति में पूरी तरह से विभाजित था। और विशेष ये, प्रत्येक जाति दूसरी जाति की ओर कुत्सित नजरों से, तिरस्कार से देख रही थी और अपनी ही जाति श्रेष्ठ इस अहंकार में जी रही थी। ये अहंकार श्रेणीबद्ध पद्धति से बढ़ता जाता था। मतलब सबसे ऊपर की श्रेणी में जो जाति वर्ण था उनमें सर्वाधिक अहंकार, फिर नीचे उससे कम, उससे कम, उससे कम, परंतु अहंकार तो अपनी जाति का प्रत्येक में था ही। और स्त्रियों की तो गिनती इसमें कहीं भी नहीं थी, क्योंकि सबकी दृष्टि स्त्रियों की ओर देखने की एक ही दो प्रकार की थी, या तो भोग की दृष्टि से या तो त्याग और देवी की दृष्टि से। ये जो ऐसी सड़ी हुई और विषमता की नींव पर जो समाज रचना थी, उसको नष्ट कर वहां समताधिष्ठित समाज उन्हें खड़ा कर रहा था। प्रत्येक को उसके मानवाधिकार उन्हें वापिस लौटाने थे। सबको समान अवसर उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था उनको चाहिए थी। अपने शुरुआती दौर में ज्योतिराव भी अंग्रेजों को देश से खदेड़ने की चाह रखने वाले एक भावुक देशप्रेमी ही थे। इसके लिए कसरती बदन के ज्योतिराव ने पुणे के विख्यात लहुजी उस्ताद से भाला बर्छी जैसे हथियार चलाने की शिक्षा भी ली थी। महाराष्ट्र के आद्य क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के से उनकी मित्रता थी। कहा जाता है कि जब वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेजी सेना पर धावा बोलने के लिए पुणे के कातरज घाट में घात लगाए बैठे थे, तब ज्योतिराव ने उन्हें मदद पहुंचाई थी। लेकिन सन 1848 की एक घटना ने ज्योतिराव का तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों से मोहभंग हो गया और इसी मोहभंग ने उन्हें स्वाधीनता की क्रांति से सामाजिक क्रांति की ओर मोड़ दिया। मैं अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी की बारात में शामिल हुआ था। मित्र के रिश्तेदारों ने मुझे देखा और चले जाने को कहकर मेरा अपमान किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी वजह से तमाम बारात भ्रष्ट हो रही है। उन्होंने और भी बहुत सी बातें मुझसे कही जिन्हें मैं यहां दोहराना नहीं चाहता,
लेकिन उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं उतरी। पूरी रात मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते रहे और उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। धीरे धीरे मेरे मन में यह बात आ गई कि हमें आत्मसम्मान पाने के खातिर संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। हमें हथियार उठाना पड़ेगा, लेकिन लाठी नहीं, तलवार नहीं, तोफ तमचा नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और सही शब्द। और ज्ञान, विचार और शब्द शिक्षा के बल पर ही मिल सकते हैं। ज्योतिराव समझ गए, सामाजिक व्यवस्था को बदलना है तो शस्त्र की नहीं, शास्त्र यानी ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है। इसलिए ज्योतिराव ने अपने कुछ उदारवादी सवर्ण मित्रों से बात की और दलितों और स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने का निश्चय किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए तो वे बहुत ज्यादा आग्रहशील थे। उनकी धारणा थी कि यदि एक पुरुष पढ़ता है तो केवल वही पढ़ लिख जाता है, लेकिन यदि एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। वैसे स्त्रियों और दीन दलित तबके के लिए शिक्षा के संस्कार उनमें बचपन में ही पड़ चुके थे। वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकांत पाटिल इस संदर्भ में कहते हैं, महात्मा फुले की शिक्षा स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में हुई थी। वहां वे कई जातियों के सहपाठियों में घुल मिल गए थे। उन्हें जातिगत असमानता तथा सामाजिक अन्याय का, सर्वंकष शोषण का गहरा एहसास हुआ। फिर अमेरिकी मिशन से अहमदनगर में संचालित लड़कियों की पाठशाला से भी वे काफी प्रभावित हुए थे। यही समय था जब वे थॉमस पेन के साहित्य से परिचित हुए थे। परिणाम स्वरूप ज्योतिबा ने पाठशालाएं चलाने का कृत संकल्प किया और 1848 में लड़कियों के लिए पाठशाला की शुरुआत की। अस्पृश्यता निवारण का यह प्रयास वे अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ आजीवन करते रहे। उन्होंने 10 सितंबर 1853 में द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार, मांग्स एटसेट्रा की स्थापना की। ज्योतिराव ने निश्चय तो किया, लेकिन दलितों को और स्त्रियों को पढ़ाना आसान नहीं था। जाति पाति और पुरुष प्रधानता की ऊंची ऊंची दीवारों ने शिक्षा के सारे रास्ते बंद कर रखे थे। ज्योतिराव ने लड़कियों को पढ़ाने की शुरुआत अपने घर से की। उनका मानना था, क्या भट्ट पुरोहित हमें शिक्षा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वे अपने हाथों से ऐसा हथियार हमें नहीं सौंपेंगे। इसलिए हमें खुद अपने को शिक्षित करना पड़ेगा। मेरी पत्नी सावित्री मेरी पहली शिष्या है। अब वो तुम्हें पढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। हम इस तरह ज्ञान फैलाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही वो दौलत है जिसे आपस में बांटना बहुत जरूरी है। यह हमारी पहली पाठशाला है जो छोटी जाति की लड़कियों के लिए खोली गई है। यहां लड़कों का हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास है कि लड़कियां ही आगे चलकर हमारी भावी पीढ़ी को आकार देगी। विरोध तो इस काम का होगा ही, लेकिन हमें साहस के साथ काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। ज्योतिराव के इस कार्य में कुछ सवर्ण मित्रों ने हाथ बटाना चाहा, लेकिन सावित्रीबाई का लड़कियों को पढ़ाना और कुछ सवर्णों का उनका साथ देना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने इन्हें तरह तरह से परेशान करना शुरू किया। सावित्रीबाई जब स्कूल में पढ़ाने निकलती तो कुछ शरारती तत्व उन पर गोबर और कीचड़ फेंकते। आखिर में इन लोगों ने उनके घर का बहिष्कार कर दिया। इस बहिष्कार से घबराकर ज्योतिराव के पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन तब भी ज्योतिराव अपने रास्ते से विचलित नहीं हुए। फिर तो वो लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए। उन्हें मारने के लिए खूंखार गुंडे भेजे गए। लेकिन ज्योतिराव ने उन्हें कत्ल करने आए रामोशियों को भी अपना बना लिया। ज्योतिराव के इस कार्य का महत्व अंग्रेज सरकार की भी समझ में आया
और 16 नवंबर 1852 में पुणे में एक बड़ा समारोह आयोजित कर सरकार द्वारा ज्योतिराव के इस कार्य का गौरव किया गया। उस समय भी ज्योतिराव ने यही कहा, मैं सरकार से विनती करता हूं कि समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा का महत्व पहचाने और गांव देहातों में अधिकाधिक पाठशालाएं खोलें। ज्योतिराव के अनुसार शिक्षा वह माध्यम है जो मनुष्य को सत्य और असत्य के विवेक की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षा न मिलने से मनुष्य की क्या दुर्गति होती है, इस बारे में उनका प्रसिद्ध कथन है, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, ये घोर अनर्थ अविद्या ने किया। स्त्री दलित शिक्षा जैसा ही एक बड़ा और महत्वपूर्ण काम किया फुले दंपत्ति ने। जी हां, विधवाओं का उद्धार। उस दौर में सवर्णों में एक विधवा स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। पत्नी के मरने के बाद एक पुरुष चाहे जितने ब्याह कर सकता था, लेकिन स्त्री नहीं। इसके अलावा विधवा जीवन यानी जीते जी नरक यातना। उस दौर में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। कई बार कोई लड़की पति का मुंह देखने से पहले ही विधवा हो जाती। फिर ऐसी स्त्री विधवा का मुंडन किया जाता। इसे केशवपन कहते थे, यानी एक सुंदर स्त्री को कुरूप बना दिया जाता। ज्योतिराव से भला यह कैसे सहा जाता। उन्होंने समझाया विधवाओं के केशवपन की प्रथा बंद करे। यही नहीं, ऐसे विधवाएं कभी भटक जाती, कभी कोई व्यक्ति अपनी वासना का शिकार बनाकर उन्हें गर्भवती बना देता। ऐसी स्त्री के पास आत्महत्या करने या चोरी छिपे गर्भ को गिराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने ऐसी विधवाओं के लिए प्रसव घर और अनाथालय खोले, साथ ही पर्चियां बांटकर जरूरतमंद स्त्रियों से आग्रह किया कि वे खुदकुशी या भ्रूण हत्या न करें। सोचिए, आज भी ऐसे किसी अबला का साथ देने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, और ज्योतिराव ने यह सब 19वीं शती में कर दिखाया। ज्योतिराव के इस कार्य के बारे में रणसुभे जी कहते हैं, फुले जी ने अपने जीवन कार्य का आरंभ ही किया शिक्षा से, क्योंकि उनकी ये मान्यता थी कि स्त्री, वो किसी भी वर्ण या जाति की हो, ये शोषितों में सर्वाधिक शोषित है, और इसीलिए शोषितों के शोषित को अर्थात स्त्रियों को शिक्षा दिए बगैर समाज का कोई भी घटक जाग नहीं सकता। और इसीलिए दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित इकाइयों को अगर मानवाधिकार दिलाना है तो स्त्रियों की शिक्षा केंद्र में रखनी होगी। ज्योतिराव फुले ने केवल दलित और स्त्रियों के लिए ही काम नहीं किया, उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने मजदूरों का संगठन बनाकर उन्हें अपने अधिकारों के लिए सचेत किया था। इस बारे में साहित्यकार राजन गवस ने हमें बताया। ये जो सब मिल मजदूर थे वो सब देहाती थे और खेती में कुछ बनता नहीं, इसलिए वो गांव छोड़ के बम्बई में जाते थे। और बम्बई में जाने के बाद किसी भी मिल में नौकरी करके गांव को थोड़ा बहुत धन भेजते थे, तो उस धन पर गांव की आर्थिक स्थिति चलती थी। वहाँ फुले जी ने पहला ऐसा सोच लिया कि इस मजदूरों का संगठन करना चाहिए और ये मिल मालक जो मजदूरों का शोषण करते हैं वो शोषण बंद होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मजदूरों का संगठन करने का प्रयत्न किया और वो संगठन इतना बड़ा हो गया कि सभी मिल मजदूर ये स्थिति बदलने के लिए रास्ते पे आए। ज्योतिराव फुले अपनी जीविका चलाने के लिए अंग्रेज सरकार से निर्माण कार्य से संबंधित काम के ठेके लेते थे। इस ठेकेदारी के दौरान उन्होंने सरकार और बाबू लोगों द्वारा मजदूरों के शोषण को करीब से देखा था। उन्होंने मजदूरों को जगाने का प्रयास किया, उन्हें बुरी लतों, अंधविश्वास से दूर रहने तथा शोषण का विरोध करने का परामर्श दिया
मुंबई में भालेकर और नारायण मेघाजी लोखंडे की सहायता से मिल मजदूरों का संगठन बनाया। ज्योतिराव के इस कदम से उन्हें सरकारी ठेके मिलना बंद हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी राह नहीं बदली। मजदूरों के साथ साथ महात्मा फुले के हृदय में किसानों के लिए भी बहुत तड़प थी। वे जिंदगी भर मांग करते रहे कि खेती को पानी और मनुष्य को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। एक बार इंग्लैंड से ड्यूक ऑफ कनाट पुणे में आए थे। पुणे के नागरिकों ने उनके सम्मान में बड़ा समारोह आयोजित किया। ज्योतिराव को भी वहां बुलाया गया। सारे लोग ऊंची पोशाक पहनकर आए और ज्योतिराव पहुंचे थे एक किसान के भेष में। इसलिए पहले तो कोई उन्हें अंदर घुसने भी नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में लोगों ने उन्हें पहचाना और ससम्मान भीतर ले गए। उस भरी सभा में उन्होंने ड्यूक ऑफ कनाट से कहा, आप इस सभा में उपस्थित लोगों के पहनावे पर मत जाइए। सच्चाई कुछ और है। भारत के लोग बहुत गरीब है, अशिक्षित है और बड़े कष्टों में जी रहे हैं। उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। देश के किसानों की सच्चाई आपके सामने रखने के लिए ही मैंने यह भेष बनाया है। मैं इन्हीं किसानों का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। कृपया आप हमारा यह संदेश रानी साहिबा तक पहुंचा दीजिएगा। ज्योतिराव के व्यक्तित्व का एक और पहलू है उनका साहित्यकार होना। उन्होंने नाटक, कविताएं तथा अन्य गद्य रचनाएं भी लिखी है। वे अपनी कविताओं को अखंड कहते थे। उनके साहित्यिक रूप के बारे में हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी साहित्यकार भालचंद्र नेमाडे जी से बात की। त्यांचा एकूण जो गद्याचा जो पाया होता तो उन्होंने जिस गद्य की नींव रखी, मेरे विचार से मराठी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य में भी यह एक नई बात थी, क्योंकि हमारे मराठी या कुल भारतीय साहित्य में लगभग 10वीं शती विवेक निष्ठा की परंपरा लगभग नदारद थी। लेकिन गद्य के लिए विवेक निष्ठा की आवश्यकता होती है, या यूं समझ लीजिए कि विवेक निष्ठा गद्य की नींव होती है। यह परंपरा उन्होंने शुरू की। उनकी क्लासिक रचनाओं में गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, तृतीय रत्न, इसके अलावा हंटर कमीशन को उनके द्वारा अंग्रेजी में दिया गया निवेदन का समावेश होता है। इस गद्य में विशिष्ट प्रयोजन था जो साहित्य की दृष्टि से आवश्यक होता है। साहित्य कोई मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, साहित्य नवजागरण का साधन है। यह ज्योतिराव ने पहली बार लोगों को समझाया। महात्मा फुले ने लोकभाषा को अपने साहित्य की भाषा बनाया। इसके अलावा परवर्ती साहित्यकारों को दिशा देने की दृष्टि से भी उनका साहित्य प्रेरणा स्रोत है। नेमाडे जी के ही शब्दों में, आज 21वीं सदी में यदि फुले के साहित्य की तरफ देखें तो मैं समझता हूं हमारे लिए वे आज भी दीपस्तंभ की भांति हैं, क्योंकि आज भी हम समता के दर्शन पर आधारित आड़ी व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाए। अभी भी हमारे यहाँ वर्टिकल और वर्ण धर्माश्रित परंपरा मौजूद है। हमारी पीढ़ी जो विशेषतः सन 60 के बाद साहित्य में आई, वह फुले जी के इस आड़े दर्शन को जी जान से आगे ले जाती नजर आती है, और मैं समझता हूं उसमें अब फल लगने शुरू हुए हैं। फुले के कारण ही पहली बार मराठी में बहुजनों का साहित्य प्रतिबिंबित होने लगा है। उस युग में अखबार काफी निकलते थे, परंतु इन अखबारों में वंचित, दीन दलित, शोषित, पीड़ित समाज के लिए कोई स्थान नहीं था। महात्मा फुले ने सरकार का ध्यान इन लोगों की ओर आकर्षित करने के लिए और अपने कार्य को और अधिक प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाने के लिए दीनबंधु नामक अखबार की शुरुआत की, जिसमें किसानों, मजदूरों, दलितों की समस्याएं प्रकाशित होती थी। ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 को एक नया संप्रदाय भी स्थापित किया था, सत्य शोधक समाज के रूप में। उस समय ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज जैसे संप्रदाय समाज के विशिष्ट तबके के लिए धर्म सुधार का कार्य कर रहे थे, लेकिन सत्यशोधक समाज एक मात्र ऐसा समाज था जो समाज के उपेक्षित, दलित, वंचित और पिछड़े हुए लोगों के लिए बना था। इसमें फुले ने
ईश्वर की बजाय निर्मिक की अवधारणा रखी है। निर्मिक या सृष्टि या निर्मिति करने वाला सत्यशोधक समाज का बुनियादी सिद्धांत है एक सत्य, एक धर्म और एक मानव जाति। यही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म नाम से एक धर्म भी स्थापित किया था। दरअसल महात्मा ज्योतिराव फुले सामाजिक समानता के प्रणेता थे। किसी प्रकार का शोषण, अन्याय, असमानता उन्हें स्वीकार न थी। इस बारे में प्राध्यापिका शशिकला राय कहती है, गांधी जी उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। उनका मानना था कि सच्चे अर्थों में महात्मा अगर कोई कहलाने लायक है तो ज्योतिबा ही थे, और बाबा साहेब उन्हें अपना तीसरा गुरु मानते थे। वो इस तरह के व्यक्ति थे कि जो सिर्फ कथनी में नहीं करनी में यकीन रखते थे। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अंतिम समय में दैहिक दशा उनकी कमजोर हो गई थी, लकवाग्रस्त हो गए थे। इसके बावजूद उनकी जिद दाएं नहीं, उनके बाएं हाथों में भी थी। जो व्यक्ति दाएं और बाएं हाथ में भी समता का सिद्धांत पालन करता है तो स्त्रियों को थोड़ा भी कमतर कैसे देख पाते। सत्य धर्म पुस्तक को उन्होंने बाएं हाथ से ही अंतिम रूप दिया, और ये उनकी जिद ही थी। जिंदगी भर दाएं हाथ में लिखते हुए अंतिम समय वो बाएं हाथ से लिखते हैं। सिर्फ इतना कहूंगी, साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। जिंदगी भर यह व्यक्ति तूफानों से खेलता रहा, लड़ता रहा, हम लोगों के लिए, हम सबके लिए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उन्हें गुरु मानकर उनके विचारों को पुनर्जीवित कर दिया, और इसी कारण आज संपूर्ण भारत में ज्योतिराव का कार्य पहुंच चुका है। इस बारे में विख्यात समाजशास्त्री अभय कुमार दुबे कहते हैं, मेरा मानना है कि महात्मा फुले के विचारों ने 80 के दशक के बाद उत्तर भारत की कमजोर जातियों की राजनीतिकरण की प्रक्रिया को बहुत बड़ा बल प्रदान किया है। एक ऐसी राजनीति बनने लगी जो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि कैसे कमजोर जातियों का और कमजोर जाति के अल्पसंख्यकों का बड़े पैमाने पर एक मोर्चा बनाया जाए, एक ऐसा मोर्चा बनाया जाए जो कि लोकतांत्रिक बहुमत का काम कर सके। सन 1888 में ज्योतिराव फुले की 60वीं वर्षगांठ पर मुंबई में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया और उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। लेकिन महात्मा फुले को बहुत अधिक आयु नहीं मिली। सन 1890 में लकवाग्रस्त स्थिति में उनका निधन हो गया। लेकिन संयोग देखिए, उसी के अगले ही साल यानी सन 1891 में महात्मा फुले के सपने को साकार करने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, जिन्होंने ज्योतिराव फुले की विचारधारा को सैद्धांतिक रूप में देकर उसे भारतीय लोकतंत्र की आत्मा बना दिया। और आजादी से लगभग 100 साल पहले उन्होंने जो कार्य शुरू किया था, आजादी के बाद सरकार ने कल्याणकारी कार्यों के रूप में उन्हीं को अपनाया। महात्मा फुले समता, बंधुता, मानवता, न्याय आदि मूल्यों के एक ओजस्वी प्रेरणा स्रोत थे। आज 100 साल पहले की तुलना में ज्ञान, सेवा, राजनीति, समाज नीति सभी क्षेत्रों में सभी जातियों के लोग दिख रहे हैं। इसका संपूर्ण श्रेय महात्मा ज्योतिबा फुले और उन्हें गुरुस्थानी के रूप में देखने वाले अंबेडकर जी को देना होगा। यही कारण है कि महात्मा फुले एक सदी की दूरी लांघकर एकदम हमारे समीप आ जाते हैं और हमारे समकालीन हो जाते हैं। समाज परिवर्तन कोई अलग से घटित नहीं होता। बाबा साहब के जीवन से भी इस बात को पता लगा सकते हैं और महात्मा फुले के जीवन से भी इस बात को पता लगा सकते हैं। उससे बहुजन समाज में बहुत बड़ी जागरूकता आई और यहाँ पे फुले के विचार उत्तर भारत की कमजोर जातियों के बहुत काम आए। महात्मा फुले के संबंध में यही कहा जा सकता है कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ वे वज्र से भी कठोर हो उठते थे और समता और मानवता के लिए फूल से भी कोमल। ऐसे क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले को हमारा नमन। लहू धर्म कहते न उसको, सिखाए जो नफरत नहीं धर्म है वो, सिखाए जो
नफरत नहीं, धर्म है वो सभी उसके बंदे, सभी भाई भाई। ये ऊंचा ये नीचा यही है बुराई, नहीं देश की इससे होगी भलाई, नहीं देश की इससे होगी भलाई। जहाँ सत्य रहता वहीं पर तो ईश्वर, जहाँ पर है ईश्वर है आनंद वहीं पर, जहाँ पर है ईश्वर है आनंद वहीं पर। बिना ज्ञान के सत्य पावो तो क्यों कर, है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान कावर, है शिक्षा दिलाती सदा ज्ञान कावर। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख डॉक्टर गोरख थोराट, प्रतिभागी स्वर गौरी लागू और प्रसाद कुलकर्णी, प्रस्तुति सहयोग सिद्धार्थ बेंद्रे और किशोर खडकीकर, प्रस्तुतकर्ता जगदीश राव। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी पुणे द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें chfu76@gmail.com पर भेज सकते हैं। ईमेल एक बार पुनः नोट करें, chfu76@gmail.com।